Today we will discuss magnetic properties of octahedral complexes. आज हम अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय गुणधर्मों पे चर्चा करेंगे। किसी दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में किसी भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से पहले इलेक्ट्रॉन एकल रूप से भरा जाता है। क्योंकि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में T2G और EG ऑर्बिटल के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। यहां आप अपनी स्क्रीन पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन देख रहे हैं। चूंकि यह दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, अतः T2G और EG का जो ऊर्जा स्तर है उनके मध्य का अंतराल काफी कम है, या यूं कहें कि डेल्टा O का मान बहुत कम है, डेल्टा O बहुत छोटा है। यहां ऑर्बिटल्स में जो आप संख्या देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है। T2G में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, चित्र में दर्शाया गया है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में। चूंकि T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतराल काफी कम है, अतः पेयरिंग होने से पूर्व चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, इसी प्रकार पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में जाएगा। जब तीनों T2G और दोनों EG में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो कि चित्र में संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 से दर्शाया गया है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रारंभ होगा, जो कि चित्र में संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 से दर्शाया गया है। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि, इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। इसलिए चौथे इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में भेजने में T2 ऑर्बिटल्स में युग्मित करने से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हम वीक फील्ड में T2G में पेयरिंग करना चाहें तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उससे बेहतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को EG में भेज दिया जाए। इसलिए ऊर्जा के लिहाज से देखा जाए तो EG में इलेक्ट्रॉन भेजना T2G में ऑर्बिटल में युग्मन से अधिक अनुकूल होता है, और यह एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। यहां डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से कम है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, यानी कि प्रबल लिगेंड्स की, जैसे साइनाइड आयन, NO2, अमोनिया, CNS आदि। जब ये सारे लिगेंड है तो इनमें डेल्टा O यानी कि यह जो विपाटन है ये काफी बड़ा होता है। ये चित्र में दर्शाया गया है कि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है। और प्रबल लिगेंड के क्षेत्र में EG और T2G के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है वो सिग्निफिकेंट है। इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करना यहां आसान होगा बनिस्पत इसके कि हम इस ऊर्जा अंतराल को लांघकर EG में इलेक्ट्रॉन भेजें। दुर्बल क्षेत्र में क्या हो रहा था कि विपाटन का अंतराल कम था, तो पेयरिंग करने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी। लेकिन यह ऊर्जा का अंतराल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पेयरिंग करना आसान होगा। तो जब प्रबल लिगेंड है तो चित्र में जैसा आप देख रहे होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, यह T2G में जा रहे हैं। फिर इसी क्रम में चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन ये भी T2G में जा रहे हैं।
और जब T2G कक्षक पूरा भर जाएगा तब 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन और 10वां इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे। तो प्रबल लिगैंड क्षेत्र में क्या है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, अर्थात यह जो विपाटन का मान है यह पेयरिंग से ज्यादा है। तो इस विपाटन के मान को क्रॉस करने के बजाय इलेक्ट्रॉन की वरीयता रहेगी कि पहले इनकी पेयरिंग कर ली जाए। यहाँ इस टेबल में आप अलग अलग डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि आप कॉलम 1 में देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, यह डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। फिर अगले जो दो कॉलम है टेबल के, वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा यह दर्शा रहा है। पहली पंक्ति देखें कि D1 सिस्टम है, अर्थात d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस अवस्था में चाहे लिगैंड वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन को T2G में ही जाना है। D2 सिस्टम यानी कि D में दो इलेक्ट्रॉन हो, इन अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन दोनों चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो T2G ऑर्बिटल में ही जाएंगे। इसी तरह से D3 सिस्टम यानी कि D इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इस अवस्था में भी तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे। जो D4 सिस्टम है, अर्थात D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आएगा। आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि जब वीक फील्ड है तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले गए और अगला चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में गया है, क्योंकि यहाँ पर T2G और Eg के बीच का जो अंतराल है वो काफी कम है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो रहा है कि T2G और Eg का अंतराल काफी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को लांघने की बजाय T2G में पेयरिंग करना, युग्मन करना पसंद करेगा। अतः D4 सिस्टम के लिए जब वीक फील्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 Eg1, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के मामले में यह कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G4 Eg0। इसी प्रकार से अब D5 सिस्टम की बात करते हैं, अर्थात जो केंद्रीय धातु आयन है उसके D में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह वीक फील्ड है तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिट में चले जाएंगे, 3 T2G की और 2 Eg की, जैसा आप सारणी में देख पा रहे होंगे D5 सिस्टम के लिए, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3 Eg2। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G5 Eg0। इसी तरह से D6, D7, D8, D9 सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे यहाँ सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि D4, D5, D6 और D7 सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन बदल जाते हैं, जैसा कि जब भी लिगेंड का फील्ड बदलेगा, यानी D4, D5, D6, D7 इनके लिए वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। हम एक नज़र उस टेबल पर फिर डालते हैं और वहां हम गौर करेंगे D4, D5, D6 और D7 सिस्टम पर। अब देखें D4 सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड के लिए है T2G4, T2G3 Eg1, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए यह है T2G4। D5 सिस्टम में की बात करें तो वीक फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 Eg2, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये हो गया T2G5। D6 की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड में है T2G4 Eg2, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में है T2G6। D7 की बात करते हैं तो वीक फील्ड में यह है T2G5 Eg2,
जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में है T2G6 EG1। तो D4 आप सारणी को अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि D4, D5, D6 और D7 सिस्टम के लिए वीक फील्ड में अलग कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि D1, D2, D3 और D8, D9 और D10 सिस्टम में वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। ये जो अरेंजमेंट अभी हमने टेबल में देखे थे, इन व्यवस्थाओं में दुर्बल क्षेत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रबल क्षेत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि प्रबल क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए मजबूर कर देते हैं। दुर्बल लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, जबकि प्रबल फील्ड वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनमें पैरामैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होता है। दूसरी ओर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, तो उनमें पैरामैग्नेटिज्म भी कम होता है। अब कुछ उदाहरणों पे चलते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन की। हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन यह हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण है। इसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल है और इसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे इसको हम समझते हैं। मुक्त कोबाल्ट परमाणु में कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s2 और जब कोबाल्ट 3+ आयन बनेगा अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कोबाल्ट 3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। यह आपको यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। ऊपर कोबाल्ट एटम को चित्र में दर्शाया गया कि 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कोबाल्ट 3+ आयन बना अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और 4s पूरा रिक्त हो गया है। चूंकि यह ऑक्टाहेड्रल है इसलिए जब इनका विपाटन होगा तो यह T2G और EG ऑर्बिटल्स में विभक्त हो जाएंगे। अब जब यह नीचे आप चित्र में देख रहे हैं कि दो भागों में बट गए हैं T2G और EG में, और इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है इतना अधिक नहीं है कि किसी प्रकार का युग्मन हो सके। तो यह जो 6 इलेक्ट्रॉन है जो आप देख रहे हैं इनमें पहला T2G में, दूसरा भी T2G में, तीसरा भी T2G में, फिर चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन है वह T2G में आके युग्मन करेगा। चूंकि लिगेंड प्रबल नहीं है तो यह पहले से युग्मन की क्रिया नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो जब यह आयन बना और इनका कक्षकों का विपाटन हुआ तो 4 अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए और चूंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसलिए यह स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन की। यह डायमैग्नेटिक है। कोबाल्ट जैसा कि 3d7 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जब कोबाल्ट 3 आयन बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो जाएगा। यह आपको चित्र में दर्शाया गया है। हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन लो स्पिन का है, इनर ऑर्बिटल है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इनमें डी कक्षकों का विपाटन T2G और EG में होगा। और अब इसके चुंबकीय गुण किस तरह से होंगे यह हम Cn माइनस जो लिगेंड है उसके सामर्थ्य के आधार पर बता सकते हैं।
हेक्सासाइनेडो कोबाल्टेट थर्ड आयन में Cn- आयन प्रबल क्षेत्र का है। इस कारण T2G और Eg ऑर्बिटल्स के बीच में ऊर्जा का अंतर काफी होगा, और जब ये ऊर्जा का अंतर काफी होगा तो इलेक्ट्रॉन Eg में जाने की बजाय T2G में पेयरिंग करना पसंद करेंगे। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये 6 T2G में समा जाएंगे पेयरिंग करके। और जब ये 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ चुके हैं तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह डायमैग्नेटिक होगा। एक बार पुनः इसे बताता हूं, चूंकि Cn- आयन प्रबल लिगेंड है, इस कारण से इस विपाटन में डेल्टा O का मान काफी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन T2G स्तर को छोड़कर Eg स्तर पे जाने की बजाय T2G में पेयरिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी का मान कम है। पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा O से कम है, तो इलेक्ट्रॉन T2G को छोड़कर Eg में जाना पसंद नहीं करेंगे। अतः 6 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में ही रहेंगे, और जब 6 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसीलिए हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन डायमैग्नेटिक होगा। अब बात करते हैं दो और उदाहरणों की, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड और हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन की। जब इन दोनों आयन का हम अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन एक प्रबल पैरामैग्नेटिक है, जबकि हेक्सासाइनिडोफेरेट उससे कम पैरामैग्नेटिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है, और H2O लिगेंड के लिए डेल्टा O का मान P यानी कि पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसीलिए कोई स्पिन पेयरिंग नहीं होती है, और इसके फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होता है। और जहां तक साइनाइड आयन की बात है, यह एक प्रबल लिगेंड है, और जो डेल्टा O का मान है वह पेयरिंग एनर्जी के मान से अधिक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लगता है और बाद में एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन बचता है। इसलिए यह दुर्बल पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स देता है। इसे आगे चित्र में दर्शाया गया है। यह चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जब डेल्टा O का मान काफी कम है तो यह जो 5 इलेक्ट्रॉन है 3 T2G में चले गए और 2 Eg में चले गए। इस तरह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड में ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह प्रबल पैरामैग्नेटिक प्रकृति को दर्शाएगा। जबकि दूसरी ओर हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन में, चूंकि साइनाइड आयन प्रबल प्रकृति का है, तो इनके लिए डेल्टा O का मान ज्यादा होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो ये जो D के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इस ऊर्जा के अंतराल को लांघ नहीं पाएंगे और इनकी T2G में ही पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग में कम ऊर्जा खर्च होगी बनिस्बत की इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को लांघकर Eg में जाए। तो चूंकि यहाँ डेल्टा O का मान ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, तो यह T2G में पेयरिंग करेंगे। अब हमारे पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो T2G में जब ये भरे जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो दो दो के पेयर में हो गए, जबकि पांचवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हेक्सासाइनिडोफेरेट पैरामैग्नेटिज्म प्रदर्शित तो करेगा, लेकिन यह इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन में था, जो कि चित्र में आपको बीच में दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अनुसार बता सकते हैं। हमने यह भी जाना
कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में किस तरह से इलेक्ट्रॉन T2G स्तर पर जाएंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन Eg स्तर पर जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों के T2G या Eg स्तर में जाने से ही किस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।